नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आप में से ज़्यादातर लोगों ने समुद्र तो देखा ही होगा। समुद्र की सतह पर हमेशा बड़ी हलचल दिखाई देती है, लेकिन बताते ये हैं गोताखोर और जो लोग भी नीचे गए हैं बताते हैं कि नीचे बड़ा सब शांत होता है, कोई हलचल नहीं होती, बड़ी शांति होती है, सब स्थिर रहता है। लेकिन राजनीति में इसका ठीक उल्टा होता है। राजनीति में सतह पर सब कुछ शांत दिखाई देता है, लेकिन नीचे सतह के नीचे हलचल होती रहती है और ये समय समय पर इस तरह की घटनाएं होती हैं। और जब उसका विस्फोट होता है वो भूकंप की तरह आता है। भूकंप के आने से पहले हमको पता नहीं चलता कि ज़मीन के अंदर प्लेटें टकरा रही हैं, क्या हो रहा है। जब भूकंप आता है तब पता चलता है कि भूकंप आया और ज़मीन के नीचे काफ़ी समय से कुछ हो रहा था। इसी तरह से राजनीति में होता है। तो राजनीति में आजकल सतह के नीचे काफ़ी हलचल है। भूकंप कब आएगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन आएगा इसके संकेत हैं। तो एक तरह की राजनीतिक चर्निंग चल रही है, मंथन चल रहा है, और उससे क्या निकलेगा, विष निकलेगा किसके लिए, अमृत निकलेगा किसके लिए, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन कोई बदलाव होने जा रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है। कई संकेत उसके हैं। पहला संकेत शुरू करता हूं राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर। सिर्फ 6 महीने पहले तो 4 जून 2024 को पूरा विपक्ष राहुल गांधी को लेकर बिल्कुल गदगद था। राहुल गांधी के खिलाफ कोई एक शब्द बोलने सुनने को तैयार नहीं था। 6 महीने में उनके पक्ष में कोई कुछ सुनने को तैयार नहीं। हरियाणा और महाराष्ट्र की हार ने सब कुछ बदल दिया है कांग्रेस के लिए और राहुल गांधी के लिए। तो राहुल गांधी का जो मुद्दा है उस पर चुपचाप साथ देने की बजाय अब मुखर होकर उनके सहयोगी दल उनके खिलाफ बोलने लगे, उससे अपने को अलग करने लगे। संसद का सत्र शुरू होते ही उन्होंने अडानी का मुद्दा उठाया। पहले पार्टियां कुछ चुप रहीं, फिर खुलकर जो है उससे अपने को अलग करना शुरू किया। इसमें पहल की तृणमूल कांग्रेस ने। तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि हमारे लिए और बहुत सारे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है और राज्य को केंद्र से मिलने वाला अनुदान या पैसा है, उन सब का मुद्दा है हमारे लिए, अडानी कोई मुद्दा नहीं। फिर समाजवादी पार्टी धीरे से अलग हुई। अब फिर उसके बाद जो है शरद पवार की पार्टी अलग हुई। इस तरह से करके एक एक पार्टी अलग होती चली गई। अलग डीएमके नहीं हुई, लेकिन समर्थन में भी कुछ नहीं बोली। पहला काम तो ये हुआ। अब ये संकेत था कि एक बदलाव सोच में आ रहा है जो विपक्षी दलों का गठबंधन है उनके बीच में। दूसरा प्रश्न उससे गंभीर, उससे ज़्यादा बड़ा संकेत देने वाला, जब तृणमूल कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर सवाल उठाया गया। कहा गया कि इस गठबंधन को, जो इंडी अलायंस है, इसको लीड करने के लिए सबसे बेहतर अगर कोई नेता है तो ममता बनर्जी है। सीधे नाम लेकर, ये भी नहीं कहा कि गठबंधन के नेतृत्व पर विचार होना चाहिए, इसका अध्यक्ष कौन है, उसका चुनाव होना चाहिए या उसके बारे में चर्चा होना चाहिए। सीधे चैलेंज थ्रो कर दिया कि राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी उसकी अध्यक्ष होनी चाहिए। उसका नेतृत्व जो है गठबंधन का ममता बनर्जी के हाथ में होना चाहिए। आश्चर्यजनक रूप से आप देखिए कि उसके समर्थन में शरद पवार आ गए, उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी आ गई, उसके समर्थन में लालू प्रसाद यादव आ गए, जो कांग्रेस को 2004 में कांग्रेस की सरकार बनवाने में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका थी और कांग्रेस और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी भूमिका रही है। 2004 से 2014 जो सरकार चली, बल्कि 2004 में जो बनी, लालू प्रसाद यादव का समर्थन न होता तो सरकार न बनती। और उसके एवज में लालू प्रसाद यादव को क्या मिला, क्या क्या मिला, इसकी बात फिर कभी करेंगे। आपको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, रेल मंत्रालय मिला, उसमें उन्होंने क्या किया, उस सब की चर्चा अभी जो है सामयिक नहीं है। लेकिन शरद पवार, लालू प्रसाद यादव, ममता बनर्जी तो चुनौती ही दे चुकी थी, समाजवादी पार्टी, और उसके अलावा जो दूसरे क्षेत्रीय दल हैं, यहाँ तक कि डीएमके की ओर से इस पर कोई एतराज़ नहीं किया गया कि नहीं, इस गठबंधन का नेतृत्व राहुल गांधी के हाथ में होना चाहिए। तो पहले राहुल गांधी के मुद्दे को छोड़ा उनके साथी दलों ने, फिर राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाया, उनकी नेतृत्व की क्षमता पर सवाल उठाया। और अब तो उद्धव ठाकरे, जिनको मुख्यमंत्री बनाया कांग्रेस पार्टी और शरद पवार ने मिलकर, वो भी सवाल उठा रहे हैं।
कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अब इस तरह की भाषा 6 महीने में सुनाई देने लगेगी, इसकी कल्पना 4 जून 2024 को तो नहीं थी। लेकिन एक तीसरी घटना की ओर मैं इशारा करना चाहता हूं या बताना चाहता हूं आपको। अभी संसद के दोनों सदनों में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हुई 2 दिन की। लोकसभा में कांग्रेस की ओर से 2 बड़े स्पीकर थे जो बोले, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा ने की। विषय क्या था? संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर। तो संविधान इन 75 सालों में संविधान बना कैसे, 75 सालों में क्या हुआ, कब कैसे परिवर्तन हुए, किस भविष्य की दिशा क्या हुई, इन सब बातों पर उम्मीद थी कि चर्चा होगी। लेकिन राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जो बोले वो तो आप सुन चुके हैं, सब छप चुका है, टेलीविज़न पर आ चुका है, लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। एक बात जिस पर आपने हो सकता है ध्यान दिया होगा, ज़रूर दिया होगा, वो ये है कि दोनों नेता कांग्रेस के संविधान पर चर्चा के दौरान वो उत्तर प्रदेश का मुद्दा लेकर आए, उत्तर प्रदेश के बारे में बोले। अब मेरा मानना है कि ये सीधे सीधे अखिलेश यादव के लिए चुनौती भी है और खतरे की घंटी भी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो संबंध है वो जो 4 जून 2024 को दिखाई दे रहे थे 37 और 6 सीटों के नतीजे में, अब वो बदल चुका है। समाजवादी पार्टी को इस बात से बहुत एतराज़ है कि संभल के मुद्दे पर राहुल गांधी पहल करने की कोशिश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी उनका मजाक उड़ा रही है। बोल रही कि भाई इतने दिन से मुद्दा चल रहा है, संसद में तो बोले नहीं कभी, आप संभल जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो संभल जाने की कोशिश कर रहे थे तो लड़ाई अगली जो है इस गठबंधन के जितने साथी दल हैं, चूँकि पश्चिम बंगाल में तो जो है कोई संबंध ही नहीं है तो लड़ाई का भी सवाल नहीं है, वो होनी है उत्तर प्रदेश में और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में, राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बीच में। ये खुली टर्फ वॉर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी को लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उसकी ज़मीन पर, उसके जनाधार पर डाका डालने की कोशिश कर रही है और उसकी कीमत पर उसको साथ लेकर, एक तरह से साथ लेकर जो है मुंह में राम बगल में छुरी वाला मामला है, साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। तो ये दोनों चीज़ें तो नहीं चल सकती, राजनीति में तो बिल्कुल नहीं चलती हैं। राजनीति में तो बड़ा सीधा सा सिद्धांत है, या तो आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ है। तो ये कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी और प्रियंका को तय करना पड़ेगा कि वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ है या उनके खिलाफ है। ये जो लुका छुपी का खेल है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं और इस प्रक्रिया को तेज कर दिया है जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की 9 सीटों के उपचुनाव के नतीजे आए। 9 में से 7 समाजवादी पार्टी हार गई और हार ही नहीं गई, बहुत बुरी तरह से हार गई। तो उपचुनाव हार गई ये कोई बड़ी बात नहीं है। उपचुनाव या चुनाव जीत हार होती रहती है। मैं मानता हूं कि चुनावी जीत हार से बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन आप जब इस प्रक्रिया में अपना नैरेटिव हार जाते हैं तो वो बड़ा बदलाव लाती है। समाजवादी पार्टी का नैरेटिव चला गया इस उपचुनाव की हार से। उनका पीडीए का जो नारा था वो ध्वस्त हो गया, उनका जो कांग्रेस के साथ के कारण नैरेटिव बन रहा था वो ध्वस्त हो गया, विपक्षी एकता का जो नैरेटिव था वो ध्वस्त हो गया। तो अंदर सतह के नीचे बहुत तेज हलचल चल रही है राहुल गांधी के नेतृत्व को लेकर, राहुल गांधी की बीजेपी से लड़ने की क्षमता को लेकर, कांग्रेस पार्टी की भी, कि कांग्रेस पार्टी जब भी सीधी लड़ाई होती है बीजेपी से तब वो कमज़ोर नज़र आती है, तब वो पिछड़ती हुई दिखाई देती है। और सारे विपक्षी दलों का मानना है कि अगर कांग्रेस जहां बीजेपी के खिलाफ उसकी सीधी लड़ाई है वहां अगर अच्छा करती तो शायद लोकसभा चुनाव के नतीजे अलग होते हैं। और हरियाणा और महाराष्ट्र ने इस बात पर एक तरह से मुहर लगा दी है उनकी सोच पर, उनके निष्कर्ष पर। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी में वो मादा ही नहीं है कि बीजेपी से लड़ सके। और हरियाणा और महाराष्ट्र का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बीजेपी ने अपनी खोई हुई नैरेटिव की जो उसकी ताकत थी, जो खो गई थी 24 में, उसको फिर से हासिल कर लिया है।
और ऐसा नैरेटिव हासिल कर लिया है जिसका मुकाबला करने की ताकत पूरे विपक्ष में नहीं है। क्यों नहीं है? किसी भी नैरेटिव का मुकाबला किया जा सकता है। पार्टियां अपना नैरेटिव बनाती हैं, उनके विरोधी उसको काटने की कोशिश करते हैं, कभी सफल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। 2024 में विपक्ष के नैरेटिव को काटने की कोशिश की बीजेपी ने, सफल नहीं हो पाई। 2014-2019 में बीजेपी के नैरेटिव को काटने की कोशिश की विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस ने, असफल हो गई। तो ये सिलसिला चलता रहता है। लेकिन जो हरियाणा और महाराष्ट्र में हुआ है, ये एक चुनाव का मुद्दा नहीं है, ये एक चुनाव का नैरेटिव नहीं है, इसका लाइफ स्पैन एक चुनाव तक नहीं है। उस चुनाव के पहले से बना और चुनाव के नतीजे आने के बाद भी चल रहा है और पूरे देश में बड़ी तेजी से फैल रहा है। और वो मुद्दा है राष्ट्रवाद का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का, हिंदुत्व का। और उस मुद्दे का कोई जवाब जो है कांग्रेस पार्टी और उसके साथी दलों के पास है नहीं। वो जितना मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करेंगे उतना ही जनता उनको बैकफुट पर ढकेलती रहेगी, पीछे ढकेलती रहेगी। तो अब आप देखिए इस नैरेटिव का जवाब देने का किस तरह की कोशिश कांग्रेस की ओर से हो रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने संसद परिसर को एक तरह से फैशन परेड का अड्डा बना दिया। एक दिन फिलिस्तीन का जो है बैग लेकर आ रही हैं, तो एक दिन बांग्लादेश का बैग लेकर आ रही हैं। कांग्रेस 1986 से आज तक दो नावों की सवारी में हमेशा बीच में डूबी है और वो सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा, वही चल रहा है। एक दिन फिलिस्तीन के समर्थन में अपने को दिखाया तो लगा कि थोड़ा बैलेंस करना चाहिए, तो दूसरे दिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के बहाने हिंदुओं का भी नाम ले लिया। नाम शायद ज़्यादा लेना था ईसाइयों का, लेकिन ईसाइयों का नाम लेते हिंदुओं का छोड़ देते तो मुश्किल होती, इसलिए दोनों का नाम ले लिया। दूसरे दिन बांग्लादेश का जो है बैग लेकर आ गई। तो ये जो दो नावों की सवारी या दो स्टूल पर एक साथ खड़े होने की कोशिश कांग्रेस 1986 से कर रही है, 84 के बाद से, राजीव गांधी के समय से, और लगातार गिर रही है बीच में, वो सिलसिला अभी तक जारी है। और अब तो जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको इस नैरेटिव की ताकत भी समझ में नहीं आ रही है। जिस तरह का भाषण लोकसभा में और राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं का हुआ, खासतौर से गांधी परिवार के दोनों सदस्यों का हुआ, उससे एक बात बड़ी स्पष्ट हो गई है कि नैरेटिव के वॉर में बीजेपी बहुत बहुत ज़्यादा आगे निकल गई है कांग्रेस पार्टी से, विपक्षी दलों से। और दूसरा, जिस तरह के लोग बीजेपी की ओर से बोले हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी में नई लीडरशिप, यंग लीडरशिप तैयार हो रही है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो लोग बोले, आप संबित पात्रा को देख लीजिए, तेजस्वी सूर्या को देख लीजिए, आप निशिकांत दुबे को देख लीजिए। इसके अलावा जो लोग भारतीय जनता पार्टी की ओर से बोले, उधर सुधांशु त्रिवेदी को देख लीजिए राज्यसभा में। ये भाजपा के नए वक्ता प्रवक्ता हैं। आप मुझे बताइए कांग्रेस की पार्टी की ओर से दोनों सदनों को मिला के कौन ऐसा नजर आया आपको जो कुछ नयापन लेकर आया हो, जो ताज़ी हवा का झोंका लेकर आया हो? वही पिटे पिटाए डायलॉग, वही रटा रटाया वक्तव्य, उसके अलावा कुछ नहीं। राहुल गांधी जो बोलते हैं उनको शायद उसका मतलब भी समझ में नहीं आता। तपस्या की परिभाषा दे रहे थे, तो अब उस पर सिर्फ हंसा जा सकता है, उस पर कोई गंभीर चर्चा नहीं की जा सकती है। और जिस तरह का बयान और जिस तरह के तथ्य रखे, अब संविधान कर रहे थे, संविधान की प्रति लेकर सर पर घूम रहे थे लोकसभा चुनाव के पहले से, और उसके बाद भी घूम रहे हैं अभी, और संविधान के 75 साल पर चर्चा के लिए तैयार हो गए। मैं मानता हूं कांग्रेस ने वहीं हार स्वीकार कर ली, क्योंकि ये अंदाजा तो कांग्रेस को होना चाहिए कि उसने कितने कुकर्म किए हैं संविधान को लेकर। जवाहरलाल नेहरू से लेकर सोनिया मनमोहन के राज तक भारत के संविधान के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो जो खिलवाड़ किया है, जिस तरह का अत्याचार किया है, वो पूरे देश को मालूम था। वो पूरे देश को एक तरह से फिर से सुनने को मिला। तो लोगों को जो अगर भूल रहे हों और नए लोग जिनको नहीं पता था, उनको भी पता चल गया कि कांग्रेस ने क्या किया है। आज की बात नहीं है।
आज़ादी के बाद से आज तक, और कांग्रेस की सोच क्या है संविधान को लेकर, और कांग्रेस के बोल क्या है संविधान को लेकर, इनमें इतनी बड़ी दरार, इतनी बड़ी खाई है बल्कि कि इसको पाटना जो है वो किसी नेता कांग्रेस के या पार्टी के बस का नहीं है। तो आप कमज़ोर विकेट पर खेलने को तैयार हो गए, आप बीजेपी के विकेट पर आकर, बीजेपी के पिच पर आकर खेलने को तैयार हो गए। नतीजा ये हुआ कि आपकी बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो हार केवल कांग्रेस पार्टी तक सीमित रह जाती तो कोई बात नहीं थी। अब कांग्रेस पार्टी की विपक्ष में जो भूमिका है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं सतह के नीचे बड़ी हलचल है। ये जो घटनाएं हैं ये केवल संकेत मात्र हैं, ये नतीजा नहीं है। इन संकेतों का परिणाम क्या होगा ये अभी आने वाले समय में आपको दिखने वाला है, और इसका असर आपको पहले दिल्ली विधानसभा, फिर उसके बाद बिहार विधानसभा, फिर आगे जो राज्यों के चुनाव हैं उनमें तो दिखेगा ही। उससे पहले बड़ा राजनीतिक परिवर्तन विपक्षी दलों का जो गठबंधन है या विपक्षी खेमा जो है उसके अंदर दिखाई देगा आपको। जो यथास्थिति है वो बरकरार नहीं रहने वाली, इतना तो निश्चित है। लेकिन नई स्थिति क्या स्वरूप लेगी, किस रूप में सामने आएगी, ये पता नहीं है। लेकिन चुनौती कांग्रेस पार्टी को और गांधी परिवार को इस तरह की पिछले 77 सालों में नहीं मिली जो इस समय मिलने जा रही है। और आश्चर्य की बात यह है, ये चुनौती उनके सबसे बड़े विरोधी बीजेपी से नहीं, उनके साथी दलों की ओर से मिलने जा रही है। तो कांग्रेस क्या इस नए भूकंप के लिए तैयार है? और ये भूकंप कांग्रेस की जड़ें हिलाने वाला है, उसके अस्तित्व पर सवाल उठ, राजनीतिक अस्तित्व की बात कर रहा हूँ। कोई पार्टी खत्म नहीं होती है। मैं ये नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी कभी खत्म हो जाएगी, लेकिन खत्म होना या ना होना उसका एक आधार होता है, और आधार है राजनीतिक दल के लिए कि अगर वो सत्ता की दौड़ में शामिल है, मेन स्ट्रीम में है तो वो बनी हुई है। अगर मेन स्ट्रीम से बाहर हो गई है, जैसे उत्तर प्रदेश में बीएसपी है या कर्नाटक में जेडीएस है, तो ये पार्टियां खत्म नहीं हुई हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से, मतलब सत्ता की राजनीति की दृष्टि से देखें तो ये पार्टियां खत्म हो चुकी हैं। कांग्रेस उसी दिशा में बढ़ रही है। अब उस दशा को कब तक प्राप्त होगी ये पता नहीं है, लेकिन हलचल बहुत तेज है और संसद के सत्र के बाद और तेज होने वाली है। एक देश एक चुनाव पर कांग्रेस ने विरोध जरूर किया, विपक्षी दलों ने, दूसरों ने भी विरोध किया, लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि ये ऐसा मुद्दा है जिस पर जनता की अदालत में जीत सिर्फ और सिर्फ मोदी और बीजेपी की होने वाली है। जनता इस प्रस्ताव से बहुत खुश है, आम लोग इससे बहुत खुश हैं, और इस बात को अगर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी नहीं समझेगी तो बड़े नुकसान के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।